नमस्कार साथियों, ज्ञान मित्रा में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं 9 अगस्त 2026 में जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था उसका फर्स्ट शिफ्ट का और सेकंड शिफ्ट का सारे क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग साइंस का क्वेश्चन देखेंगे, फिर हम लोग करंट अफेयर्स का क्वेश्चन को देखेंगे। इसी तरह से ये फर्स्ट शिफ्ट का फिर सेकंड शिफ्ट में हम लोग आएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के संतुलित जलीय विलयन को आपस में मिलाया जाता है तो परिणामी यानी कि परिमाण विलियम का व्यवहार में क्या परिवर्तन होता है। देखिए, ये जो है ना HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ना एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब जब हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड और एक स्ट्रॉन्ग बेस जब बनता है तो ये क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। ठीक है, इसका नेचर क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। अब यहीं से आप लोग पता कर लीजिए क्या होगा कि विलयन उदासीन हो जाएगा और लिटमस पेपर का रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, जब उदासीन हो जाएगा तो लिटमस पेपर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक अपघटन यानी कि वियोजन अभिक्रिया, अपघटन का मतलब क्या होता है, टूटना। ठीक है, कोई एक प्रोडक्ट है, ठीक है, या फिर कोई एक रिएक्शन करवा रहे हैं तो कोई एक प्रोडक्ट है, अब ये टूट जा रहा है और दो नए प्रोडक्ट बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपघटन यानी कि विघटन अभिक्रिया। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा वह अभिक्रिया जिसमें एक एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक, ठीक है, सरल उत्पाद बनाते हैं। दो या दो से अधिक जब सरल उत्पाद बनाता है एक एकल से तो उसी को बोलते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस के सामने वस्तु को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, तो एक उत्तल लेंस है और उसके सामने वस्तु को रखा गया है यानी कि यू वस्तु को रखा गया 20 सेंटीमीटर पे। यहाँ पे हम वस्तु को रख दे रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा इस ओर रखा गया है यानी कि यू बराबर कितना हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, रखा गया है जिससे उसका वास्तविक प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 30 सेंटीमीटर पे बन रहा है। ठीक है, अब लेंस के इस तरफ इधर इसका जो इमेज जो बन रहा है ये इस तरफ बन रहा है कितना है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी कि v बराबर कितना हो जाएगा, तो चूंकि लेंस के दूसरी तरफ बन रहा है तो ये सिर्फ 30 सेंटीमीटर, माइनस इसमें नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि लेंस के दूसरी तरफ बन रहा है तो ये 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेंस की फोकस कितनी होगी ये आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि लेंस यहाँ पे पूछा गया है तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/v - 1/u, यही होता है। और हमको पता है अब हमको फोकस ही निकालना है तो 1/v = 1/v। v का मान कितना दे रखा है, क्योंकि वस्तु का लेंस के दूसरी तरफ है तो वो ऐसा ही रह जाएगा यानी कि 30 सेंटीमीटर ही रहेगा। और -1/u, u का मान कितना था, -20, तो -20। अब देखो यहाँ माइनस ये मिल के प्लस हो जाएगा यानी कि 1/30 + 1/20 हो जाएगा। तो अब इसको हम ठीक से लिखते हैं, फिर 1/30 + 1/20। अब इसको करेंगे तो कितना आ गया, एलसीएम लेंगे 60 आ जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना 3 2 3 यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा 5/60 और ये कितना का वैल्यू हो जा रहा है, यहाँ 1/1/f का वैल्यू हो जा रहा है। ठीक है, तो f का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 60/5 हो जाएगा, क्योंकि f जब ऊपर जाएगा तो ये भी पलट जाएगा। तो f बराबर कितना मेरे पास आ जाएगा, तो 60/5 और इसको अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो तंत्रिका तंत्र के संबंध में असत्य कथन को आपको चुनना है। अब यहाँ 4 ऑप्शन दे रखा था तो ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 80 क्वेश्चन करवाना है तो काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए इसको डायरेक्टली हम इसका आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा क्या गया, मानव शरीर का तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम के बारे में पूछा गया और यहाँ क्या दे रखा है, नेफ्रॉन को दे रहा है। नेफ्रॉन कहाँ होता है, किडनी में होता है। तो ये तो ऐसे देखने से पता चल जा रहा है ये गलत है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, नेफ्रॉन किडनी में होता है ना कि नर्वस सिस्टम में होता है। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान में किसी तत्व का यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणु के, देखो किसी तत्व के यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या को क्या कहा जाता है, तो परमाणुओं की कुल संख्या को कहा जाता है एटमोसिटी। ठीक है, इसको बोला जाता है एटमिसिटी या फिर एटमोसिटी कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, परमाणुकता। ठीक है, स्पेलिंग से एक बार चेक कर लेना। ठीक है चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के बाहरी घाव को भरने, त्वचा की ऊपरी परत का निर्माण करने तथा आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कौन सा ऊतक मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा ये कौन सा होता है, ये एपिथेलियल टिश्यू यानी कि उपकला ऊतक इसके लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि H2S की अभिक्रिया सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कराई जाती है तो मुख्य उत्पाद के रूप में क्या होता है। तो अब यहाँ पे देखो रिएक्शन, जब हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड को, ठीक है, जब हम लोग यहाँ पे देखो सल्फर डाइऑक्साइड को जब हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, पानी बन रहा है और सल्फर निकल रहा है, यानी कि क्या हो जाएगा, सल्फर और वाटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो प्रतिरोधक यानी कि रेसिस्टेंस जिसका जो मान है एक 4 ओम है और एक 6 ओम है,
एक परिपथ में समानांतर यानी कि पैरेलल में जुड़ा गया है, सीरीज में नहीं है, पैरेलल में जुड़ा गया है, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा ये निकालने के लिए बोला है। और हम मेरे पिछले जो वीडियो है उसमें हम आप लोग को बता दिए, जब दो कंडीशन रहेगा तो क्या करना है कि इक्विवेलेंट जब निकालने के लिए दिया जाएगा तो दोनों को जोड़ दो ऊपर में 4 + 6 और दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर दो 4 × 6, ठीक है। अब इसको कर दो 6 × 4 = 10 और 6 × 4 = 24, ठीक। अब इसी को तो चूंकि ये 1/r का निकला, R इक्विवेलेंट का निकाले, तो R इक्विवेलेंट बराबर कितना हो जाएगा, तो 24/10, तो R इक्विवेलेंट बराबर मेरे पास कितना हो जाएगा, क्योंकि 1/r इक्विवेलेंट का वैल्यू निकला है मेरे पास कितना, तो 10/24 निकला है, ठीक है। तो R सिर्फ हमको R इक्विवेलेंट का निकालना, तो यानी कि अगर R इक्विवेलेंट को ऊपर ले जाएंगे तो इसको भी ऊपर ले जाएंगे ना, तो R इक्विवेलेंट बराबर कितना मेरे पास आ जाएगा, तो आ जाएगा 24/10, यानी कि इसको हटाएंगे तो 2.4 इसका करेक्ट आंसर ओम हो जाएगा, ये इसका सही जवाब हो जाएगा 2.4 ओम। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित सुक्रोज मुख्य रूप से किस जैविक परिवहन तंत्र के माध्यम से फ्लोएम की सीप ट्यूब में प्रवेश करती है, सीप ट्यूब में प्रवेश करती है, तो किसके थ्रू करती है, तो सक्रिय परिवहन यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू करती है। अब यहाँ पे देखो, इसको अच्छा से समझ लो, प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित सुक्रोज मुख्य रूप से सक्रिय यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सह परिवहन, अब देखो ये तो दे रखा है आपको ऑप्शन में, अब अगला बार हो सकता है कि इसको भी पूछ दे, सह परिवहन यानी कि को ट्रांसपोर्ट तंत्र के माध्यम से विशेष रूप से एपोप्लास्टिक लोडिंग प्रक्रिया द्वारा फ्लोएम की सहचर कोशिकाओं से होकर सीप ट्यूब में प्रवेश करती है, तो इसको भी एक बार आप लोग ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक यौगिक DDT का उपयोग मुख्य रूप से किस रूप में किया जाता है, तो DDT का उपयोग क्यों किया जाता है, कीटनाशक के रूप में किया जाता है, आप लोग को पता है। लेकिन देखो यहाँ जो ये जो क्वेश्चन है कीटनाशक, आप लोग को जो ऑप्शन में दिया था शायद इस तरह से नहीं दे रखा था, कुछ और था, ठीक है, लेकिन इसी से रिलेटेड था, कीटनाशक से संबंधित था, या फिर कुछ और दे रखा था, तो आप लोग बताइएगा कॉमेंट करके जिसका एग्जाम था कि क्या दे रखा था ऑप्शन में, एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं पता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि जे थॉम्सन द्वारा, देखिए इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया कि जे थॉम्सन के द्वारा जो है ना मौलिक कण की खोज किया गया था, वो कौन सा था, तो आप लोग जानते हैं कि एक जो ट्रिक बना था ईट पग नाच, ठीक है, तो थॉम्सन है यानी कि टी, तो ईट, ठीक है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था, कहाँ क्या किया गया था, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था, ईट पग नाच, आप लोग ये याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, कार्बनिक यौगिक CH3, CH2, CHO का सही IUPAC नेम क्या है, ये आपसे पूछा गया था। तो आप देखो मिथ ईथ प्रोप, सबसे पहले तो प्रोप खोजो, और OH लगा यानी कि प्रोपेनॉल, ठीक है, प्रोपेनॉल, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या प्रोपेनॉल इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला जो है उसमें घास को दे रखा, टिड्डा को दे रखा, मेढक को दे रखा और बाज को दे रखा है। मैं किस जीव के शरीर में कीटनाशक यानी कि DDT की जो सबसे ज़्यादा सांद्रता मिलेगी, यानी कि कंसंट्रेशन जो है उसका डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस में मिलेगा, तो हम पहले भी बताएं और ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है कि जब हम लोग पिरामिड देखते हैं, फूड पिरामिड देखते हैं, तो सबसे पहले तो प्रोड्यूसर होता है, उसके बाद होता है शाकाहारी, उसके बाद होता है मांसाहारी, फिर द्वितीय मांसाहारी, और जो सबसे ऊपर में होता है ना, वो होता है जो सबको खा जाता है, इनमें से सबको खा जाता है, ठीक है। सिर्फ ये जो प्रोड्यूसर को छोड़ के शाकाहारी को भी खाता है, मांसाहारी को भी खाता है, द्वितीय मांसाहारी को भी खाता है, तो इसमें जो सबको खा जाता है उसमें सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होता है, और ये किस में होता है, तो ये होता है बाज में, ये सबसे ऊपर में कौन सा दे रखा, बाज। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय 4 अलग अलग कोष्ठकों को देख लेना, स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, ये इस तरह से होगा, ये वाला होगा, ठीक है। तो कोष्ठकों में क्यों विभाजित होता है, तो कोष्ठकों में क्यों विभाजित होता है, क्योंकि इसलिए होता है क्योंकि जो इम्प्योर ब्लड है, जिसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड से युक्त ब्लड है और जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है, वो दोनों को मिलने नहीं देता है, यानी कि ऑक्सीजन युक्त और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड हो उसको आपस में मिलने नहीं देता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, देखिए गतिशील वस्तु है उसका द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और उसका त्वरण अपरिवर्तित, त्वरण को वही रखा जाता है, तो बल क्या होता है, F = हम लोग जानते हैं ma। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन को तो सेम रखा गया है, इसको मास को क्या गया, दोगुना कर दे रहा है, जब मास को दोगुना कर दे रहे हैं तो बल भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, यानी कि इसका सीधा सा फॉर्मूला बेस में था, क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के जल विलयन विद्युत का चालक क्यों होता है, देखिए विद्युत का चालक तभी होगा कोई भी चीज़ जब उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि ये जो है आयन में टूटता है, आयन किससे होता है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को देना, इलेक्ट्रॉन को लेना ही तो आयन होता है, ठीक है, अगर दिया तो पॉजिटिव आयन, अगर लिया तो नेगेटिव आयन, ठीक है, तो इसमें फ्री आयन होता है, यानी कि इसमें स्वतंत्र रूप से गति करने वाले आयन की उपस्थिति होती है। ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा, आप लोग को ऑप्शन में क्या किस तरह से दिया गया था, बाकी इसी से बेस्ट होगा, ठीक है। इसके अलावा भी यहाँ पे देख लो, अगर आप लोग को ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज किया होगा, हमको नहीं पता क्योंकि हम एग्जाम तो दिए नहीं, तो आप लोग को ही पता होगा। आयन का निर्माण होता कैसे है, जब इन पदार्थों को जल में मिलाया जाता तो वियोजन यानी कि डिसोसिएशन की प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें HCl क्या होता है, पानी में यह हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में टूटता है, तो ये HCl किस में टूटता है, हाइड्रोजन आयन और
क्लोराइड आयन में टूटता है। अगर हम बात करें NaOH की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये कैसे टूटता है, ये सोडियम आयन में टूटता है और OH नेगेटिव आयन में टूट जाता है। तो आप लोग देख लेना जिस तरह से आप लोग को ऑप्शन में दिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर हानिकारक रसायनों के संचय यानी जैव आवर्धन बायो मैग्निफिकेशन को रोकने या कम करने का सबसे प्रभावशाली उपाय क्या है। तो कम करने का सबसे प्रभावशाली उपाय क्या है कि कीटनाशकों यानी कि केमिकल का जो यूज़ है कम से कम करें, रासायनिक कीटनाशक का उपयोग कम से कम करें और जैविक खेती को बढ़ावा दें। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष, अब देखिए यहाँ से अब आप लोग का करंट शुरू हो गया, ठीक है। वर्ष 1866 में, नहीं एक मिनट, ये भी करंट का नहीं, अब इसके बाद होगा शायद। वर्ष 1866 में हैकल के द्वारा प्रतिपादित 3 जगत, ये देखिए 2 साइंटिस्ट थे, एक थे हैकल जिसने 3 पहले इसको आप लोग अच्छा समझ लीजिए, जिसमें 3 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था, ठीक है। उसमें क्या क्या दिया था, इसने दिया था प्रोटिस्टा, प्लांटिया जिसमें सब प्लांट का था और एनिमलिया जिसमें एनिमल था। और प्रोटिस्टा में इसमें क्या रखा, जितने भी सूक्ष्म जीव था, चाहे प्रोटोजोआ हो, सेवाल हो, कवक हो, सबको एक में रख दिया था। और ये किसने दिया था, ये दिया था हैकल के द्वारा, ठीक है, हैकल के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में अच्छा, इसको भी देख लेते हैं पहले। उसके बाद जो है ना, और ये कब दिया था, ये दिया था 1866 को। उसके बाद आया 1969 में कौन आया था, तो विटिकल, आर एच विटिकल ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, अच्छा ये इसी तरह से बढ़ रहा है, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक या फंजाई, फिर प्लांट या प्लांटिया इसको बोला गया, और फिर जंतु और एनिमेलिया, ठीक है, इसको बोला गया। तो ये इस तरह से आप दोनों ही याद रख लो। इस बार 3 किंगडम का दिया, हो सकता है 5 किंगडम का देगा, और 5 किंगडम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप डी में ही, तो निम्न में से जो विटिकल के द्वारा दिया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, निम्न में से कौन सा नहीं है। अब इसमें से कोई 3 को देगा, एक चौथा कहीं और से बाहर से उठा के दे देगा, ठीक है। तो ये सब भी आपको याद रख लेना है इसमें और इसमें। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा प्रोटिस्टा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विख्यात संगीतज्ञ, चलिए अब यहाँ से करंट शुरू है। विख्यात संगीतज्ञ डॉक्टर एन राजन को वर्ष 2026 में किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण, अच्छा आप लोग ना पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री, ठीक है, ये सब, और भारत रत्न, ये जितना जो पुरस्कार मिल रहा ना, ये पद्म विभूषण, पद्म से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो किसको दिया गया था, तो कला के क्षेत्र में दिया गया था इनको, किसका, डॉक्टर एन राजन को, कला के क्षेत्र में। ये एक म्यूजिशियन थे। और यहाँ पे देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, जो अगर नहीं भी पढ़ा होगा ना वो भी आराम से इसको कर सकता था। यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया है संगीतज्ञ, संगीत कला के क्षेत्र में आता है, सीधा आपको मानना था कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस देश ने दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में शीर्ष पर स्थान पे रहा, और लगातार पिछले 9 साल से शीर्ष स्थान पे रहे, कौन है, फिनलैंड है। और भारत का अगर स्थान पूछा जाएगा तो क्या होगा, तो भारत का स्थान 116वां है, ठीक है। फिनलैंड के बाद है आयरलैंड, आयरलैंड के बाद है डेनमार्क, ठीक है, और भारत का स्थान कितना है, 116वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में किस दिग्गज अभिनेता को कला यानी कि सिनेमा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये क्वेश्चन लगातार रिपीट किया जा रहा है। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, धर्मेंद्र सिंह देवल यानी कि धर्मेंद्र को पूछा गया था इसके बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 17 नवंबर से 8 मार्च तक देश भर में कौन सा विशिष्ट जागरूकता अभियान चलाया गया। तो कौन सा विशिष्ट जागरूकता अभियान चलाया गया था, कब से कब तक, 27 नवंबर से लेकर के 8 मार्च तक। और ये चलाया गया था कि बाल विवाह मुक्त भारत हेतु 100 दिवसीय अभियान चलाया गया था। इसका डी नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्र सरकार द्वारा गठित भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। और सबको पता होगा अगर पढ़े होंगे तो अरविंद पनगड़िया को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंगापुर ओपन 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष युगल फाइनल में भारतीय जोड़ी सात्विक साईराजन रंकी रेड्डी और चिराग रेड्डी ने किस देश की जोड़ी को हराया था। तो ये इंडोनेशिया की जोड़ी को हराया था। इसका सही जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया की जोड़ी को। हो सकता है इस बार इसका नाम पूछ दे, तो नाम आप लोग याद रख लीजिए कि इंडोनेशिया की किस जोड़ी को हराया था, नाम दे देगा, देश ना देकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2026 में इटली के मिलान और कोर्टिना डी एम्पेजो में आयोजित 2026 शीतकालीन ओलंपिक की अंतिम पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया। तो नंबर 1 में कौन सा देश था, तो नॉर्वे था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नॉर्वे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में आयोजित भारत और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2026 का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था। तो ये इसका 5वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। देखिए ये हुआ नहीं अभी तक, है ना, ये 5वां, अभी तक 4था हो चुका है और ये 5वां अब आयोजित किया जाएगा 2026 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 5वां एडिशन। अब आप लोग एक चीज़ कीजिएगा, देखिए रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ये जो चारों जो था, पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो खास करके आप लोग चौथा और तीसरा को जरूर याद रख लीजिएगा, चौथा तो जरूर करना है।
कि कब हुआ था, कहाँ हुआ था। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस अभयारण्य या झील को भारत का 99वां रामसर स्थल शामिल किया गया है? तो 99वां रामसर स्थल, 100वां पूछ लिया था, अब 99वां पूछ दिया है और यही उत्तर प्रदेश का ही पूछा गया है। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? शेखा झील पक्षी अभयारण्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में 6वें एशियाई बीच गेम्स का आयोजन एशिया के किस देश और शहर में किया गया? तो आप लोग को पता होगा कि चाइना में किया गया था और चाइना के सान्या में किया गया था, सान्या शहर में। चाइना में किया गया था और चाइना के सान्या शहर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स 2026 के भारतीय चरण का सफल आयोजन किस शहर में किया गया? तो किस शहर में किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए किस वर्ष तक देश को नेट जीरो यानी कि शून्य कार्बन उत्सर्जन बनाने का राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है? और ये किया गया था, कब तक किया गया है? तो 70 तक किया गया, 2070 तक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी में। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2026 में आयोजित होने वाला 20वें एशियाई खेल, जिसे आईची नागोया 2026 की भी कहा जाता है, का आयोजन किस देश में किया गया? तो किस देश में किया गया था? इसका जापान में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की घोषणा की गई, जिसके तहत आईआईटी पटना जैसे देश के शीर्ष संस्थानों में प्रवेश पाने वाले छात्रों को बिना किसी गारंटी के शिक्षा ऋण और वित्तीय सहायता दिया जाएगा? और ये कौन सा था? तो पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत के जनसंख्यिक लाभांश यानी कि विशाल युवा जनसंख्या को कौशल रोजगार और उद्यम निर्माण के माध्यम से उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए किस मुख्य थीम या विजन का आयोजन किया गया? तो किसका आयोजन किया गया? तो युवा शक्ति प्रेरित विकास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2026 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पुनर्गठित खेलो इंडिया योजना के तहत भारत को एक वैश्विक खेल शक्ति बनाने और 2036 ओलंपिक की मेजबानी की तैयारी को मजबूत करने के लिए इस मिशन को किस लक्षित वर्ष तक विजन के साथ जोड़ा गया? तो किस, आप लोग को पता होगा ये कब? तो अब विकसित भारत @ 1947 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये किस विजन के साथ जोड़ा गया है? इसको जोड़ा गया है 2047। ठीक है, 2000 से विकसित भारत 2047 मिशन के साथ इसको जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में स्मार्ट पोर्टल और लॉजिस्टिक माल ढुलाई के अंतर्गत संचालित मिशन का प्राथमिक कार्य क्या है? इसका प्राथमिक कार्य क्या है? इसका प्राथमिक कार्य डिजिटल और नवाचार को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत इनोवेट्स राष्ट्रीय डीप टेक प्री समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो आप लोगों को पता होगा कि आईआईटी बॉम्बे में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट में समर्थित तथा शिक्षा मंत्रालय द्वारा वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक प्रतिभाओं को वापस लाने के लिए शुरू की गई पीएमआरसी योजना का पूर्ण रूप क्या है? तो पीएमआरसी योजना का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया था, ये क्या था? प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप एंड रिसर्च चेयर। ठीक है, इसी को बोला जाता है पीएम रिसर्च चेयर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो, अच्छा देखिए अब यहाँ पे सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन अब यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो देखिए सेकंड शिफ्ट में साइंस का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, एक साधारण बोतल ओपनर का उपयोग करके बोतल का ढक्कन खोलते समय ओपनर द्वारा मुख्य रूप से किस बल या घटक का प्रतिरोध किया जाता है? तो जब हम लोग बोतल को खोलते हैं तो ओपनर जो है वो किसका प्रतिरोध करता है, कौन सा बल का प्रतिरोध करता है इसको खोलने में, ये आपसे पूछा गया था। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? यांत्रिक प्रतिरोध यानी कि मैकेनिकल रेसिस्टेंस, यानी कि लोड। जो आप लोग जो खोलते हैं तो वो क्या होता है? एक मैकेनिकल रेसिस्टेंस लगता है उसके अगेंस्ट में। ठीक है, या इसी को लोड रेसिस्टेंस भी कहा जाता है। यहाँ पे इसको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, इसको यहाँ पे पूरा हम लिख दिए, एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, 50 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले एक उत्तल दर्पण का मुख्य अक्ष के समानांतर, अब यहाँ पे क्या पूछा गया है? सबसे पहले उत्तल दर्पण है। ठीक है, ये रहा उत्तल दर्पण। अब ये मुख्य अक्ष है, इसके समांतर एक पैरेलल एक आ रहा है। और यहाँ पे सिंपल से देखो कि क्या पूछा गया है एकदम। अगर आप लोग नहीं भी इसको मतलब न्यूमेरिकल इसमें बनाना ही नहीं, 25 सेंटीमीटर का वक्रता त्रिज्या देने के, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया? आर का मान मेरे पास कितना दे दिया? तो 50 सेंटीमीटर दे दिया। अब यहाँ पे पूछा गया कि फोकस कितना होगा? तो ये भाई इसका जो प्रतिबिंब है
उत्तल दर्पण का जो प्रतिबिंब है ये किधर बनता है, दर्पण के पीछे, क्योंकि रिफ्लेक्ट करने के बाद क्योंकि ये कर्व्ड है तो ये इधर मूव कर जाता है, ठीक है, इस डायरेक्शन में ये मूव कर जाता है इसका रे यहाँ टकराने के बाद। तो ये आभासी प्रतिबिंब हम लोग को बनता है, कहाँ पे बनता है, फोकस पे। अब एक चीज़ बताओ कि अगर 50 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, आर का मान दे दिया 50 सेंटीमीटर, तो इसके जस्ट आधा हो जाएगा एफ का मान। आर बराबर क्या, एफ बराबर क्या होता है, R/2। एफ बराबर कितना होता है, R/2 होता है। आर अगर 50 सेंटीमीटर दे दिया तो इसको आधा कर देंगे तो 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस एकदम कॉन्सेप्ट बेसिस पे रखा हुआ था। 25 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर होने वाला जलचक्र यानी कि वाटर साइकिल का सही और प्राकृतिक वैज्ञानिक क्रम जो है आपसे पूछा गया था कि इसका जो क्रम क्या है। तो सबसे पहले देखो संग्रहण क्या, पहले डेंस हो जाता है, यानी संग्रहण होना मतलब जो वाष्प होता है वो ठंडा हो जाना। तो पहले तो ठंडा नहीं होता, पहले वर्षा हो जाता है, नहीं, पहले वाष्पन होता है, ठीक है, पहले वाष्पन, फिर उसके बाद वर्षण, तो वाष्पन के बाद फिर संघनन होता है यानी कि कंडेंस होता है, फिर होता है वर्षण यानी कि वर्षा। तो पहले वाष्पन होगा, फिर कंडेंस होगा और उसके बाद फिर वर्षा होगा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जलचक्र जो होता है ना, सबसे पहले पानी है पृथ्वी पे, इसका वाष्पन होता है, वाष्पीकरण होता है, ठीक है, इवेपोराइजेशन होता है। अभी ये ऊपर में जाता है, बादल बनता है, और बादल जब बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तब ये जो ठंडा होता है इसको कंडेंस बोला जाता है, ठीक है। अब ये भी जब ठंडा हो जाता है उसके बाद ये बारिश के रूप में टपकने लगता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर का। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी विद्यार्थी को प्रयोगशाला या परीक्षा में किसी अज्ञात तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए कहा जाता है तो बुनियादी नियमों के अनुसार सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा उसको। अब ये फिक्स नहीं बताया गया था कि अच्छा ये ऑप्शन से ही बनेगा, ये जो है ना, ये जो था ये ऑप्शन से ही बनता है। अब ऑप्शन आप लोग को जो भी दिया गया, ठीक है, तो यहाँ पे देखो उस तत्व के समस्थानिकों का द्रव्यमान पहले ले लेंगे सबका, और फिर उसका सापेक्ष प्रचुरता निकाल देंगे, तो हो जाएगा सबका निकाल के, और उसके बाद उसको हम लोग रेशियो निकाल देंगे इसका सबका, तो ये आ जाएगा इसका द्रव्यमान। एक इस तरह किया जा सकता है। दूसरा तरीका क्या है कि सबसे पहले हम लोग एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग ज्ञात करेंगे, उसके बाद न्यूट्रॉनों की संख्या को ज्ञात कर लेंगे, तो इस कंडीशन से भी हो जाएगा। तो अब डिपेंड करता है कि आप लोग का ऑप्शन में क्या दिया गया था, अब ऑप्शन के हिसाब से ही ये बनता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का इस ऑप्शन के अनुसार ये आंसर सही हो जाएगा। अब आप लोग कॉमेंट करके बताना कि इसका ऑप्शन में क्या दिया गया था। चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण जो होता है उसको रोक देता है और जिससे चिप्स खराब नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई विद्युत उपकरण 220 वोल्ट यानी कि इसका वोल्टेज दे रखा है 220 वोल्ट और इसका शक्ति दे रखा है, वाट दे रखा है, कितना पावर दे रखा है 100 वाट, ठीक है, उपयोग करता है, तो उसे 110 वोल्ट की कम आपूर्ति पर चलाने पर उसकी शक्ति घटकर कितनी रह जाएगी। मतलब बोला गया है कि पहले जो था वोल्टेज मेरे पास इतना था तो उससे हम लोग को इतना वाट शक्ति प्राप्त होता था यानी कि 1000 वाट का। आप वोल्टेज को कम कर दे रहे हैं, 110 वोल्ट कर दिया गया, ठीक है। तो अब क्या करेगा, यहाँ देखा बच्चा लोग क्या करेगा, 110 वोल्ट 220 वोल्ट है, अब इसको आधा कर दिया तो इसको भी आधा करके 500 मार देगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 220 वोल्ट है, अब इसका वोल्टेज को आधा कर दिया गया है, तो बोला गया कि अब इसका पावर में कितना कमी आ जाएगा। तो आप लोग को एक फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं कि जब भी ये कंडीशन देगा कि वोल्टेज दे रखा है, V1 दे रखा है और P1 दे रखा, पावर दे रखा है, और V2 अगर मान लिया जाए V2 यहाँ पे दे दिया है और P2 निकालने बोलेगा, या फिर V2 निकालने बोलेगा, या फिर V1 निकालने बोलेगा और तीनों दे रखा है, या फिर P1 निकालने बोलेगा और तीनों दे रखा है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला एकदम आप लोग याद रख लीजिए, क्या V2/V1 इज इक्वल टू, या फिर P2, इसको ऐसे करो ना P2, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रख लो, वो वाला फिर आप लोग को चेंज करना पड़ेगा, इसलिए उसको छोड़ो, डायरेक्टली इसको रखो, P2/P1 बराबर V2/V1, ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखिएगा। ये फॉर्मूला V2/V1 का स्क्वायर होगा, सॉरी ये होल स्क्वायर होगा, यहाँ पे स्क्वायर छूटा हुआ है ना, एक मिनट, ये फॉर्मूला हम फिक्स लिख दे रहे हैं ना, थोड़ा सा ये मिस्टेक है मेरा, हम P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1 और इसका जो होगा ना ये होल स्क्वायर होगा, ठीक है, ये आप लोग याद रख लेना है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये गलत है, यहाँ पर गलत नहीं है, यहाँ पे आप लोग को सिर्फ आप लोग इसको ये कहिए कि आप लोग इसको इसका यहाँ पे स्क्वायर दे दीजिए, हॉल का स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला फिर करेक्ट हो जाएगा। अब इसको निकालो, अब देखो क्या क्या दे रखा है मेरे पास, अब मेरे पास दे रखा है V1 दे रखा है, P1 दे रखा है, तो सबको पुट करते हैं। आप यहाँ पे क्या कितना दे रखा है, सबसे पहले जो निकालना उसको अलग कर देते हैं, ठीक है। तो P2/P1 इज इक्वल टू V2/V1 का होल स्क्वायर। अब हमको निकालना क्या है, अगर यहाँ पे पावर 2 निकालना है, ठीक है, P2 निकालना है, तो P2 को अगर हम लोग रखेंगे यहाँ पे तो इसको उधर ले जाएंगे, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा P1, ये P1 यहाँ से हट जाएगा, मल्टीप्लाई वहाँ पे हो जाएगा P1, यानी कि P2 बराबर कितना आ जाएगा, तो P2 बराबर मेरे पास आ जाएगा कि V2/V1 का होल स्क्वायर इंटू P1। अब इसको पुट करो, V2 का मान मेरे पास कितना दे रखा है 110, तो 110 मल्टीप्लाई बाई 110 डिवाइडेड बाई V1 का मान कितना दे रखा है, V1 का मान दे रखा है मेरे पास 220, यानी कि 220 मल्टीप्लाई बाई 220, इस सब का
होल स्क्वायर तो कर दिए, मल्टीप्लाई कर देना हमको किससे, P1 से यानी कि 1000 से। अब इसको काटा पीटी कर दो तो 1 0 से 1 0, यहाँ 1 0 से 1 0, 11 दूगुना 22 और यहाँ भी 11 दूगुना 22, 2 दूगुनी 4, और अगर हम लोग इसको 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 चौका 100 यानी कि 250 वाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग खाली इसको खाली चेंज कर देना थोड़ा बढ़िया से, इसका स्क्वायर कर देना, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया था, यदि किसी ध्वनि तरंग की चाल 250 मीटर प्रति सेकंड है और उसका तरंग दैर्ध्य दे रखा है 5 मीटर, यानी कि लेमडा का दे रखा है 0.5 मीटर है, तो इसका फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए बोल दिया गया। और आप लोग को पता है भी बराबर क्या होता है, लेमडा इंटू एफ होता है। लेमडा वेवलेंथ हो गया, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, और भी कितना हो गया, चाल हो गया, ध्वनि का चाल। ठीक है, अब इसको निकालो, तो हमको निकालने क्या बोला कि आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कितना होगा, फ्रीक्वेंसी को यहीं रखेंगे तो लेमडा इधर आके नीचे आ जाएगा लेमडा। ठीक है, तो यानी कि भी बटे लेमडा। अब भी का मान मेरे पास कितना दे रखा है, तो भी का मान दे रखा है 250, तो 250 और लेमडा का मान कितना दे रखा है 0.5, यहाँ से एक पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 5 × 25 यानी कि 500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 500 हर्ट्ज। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में एक निश्चित दिशा या सीधी रेखा में तय की गई दूरी अथवा विस्थापन को क्या कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं लीनियर वेलोसिटी कहा जाएगा। इसका क्या कहा जाएगा, आंसर कहाँ पे, यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी डी नंबर में हो जाएगा, क्योंकि सीधी रेखा में जा रहा है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त, देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड लगा हो कार्बन कार्बन के बीच में। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ डबल बॉन्ड रखा है तो यहाँ पे कार्बन के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि इसको 4 1 2 3 4 बॉन्ड पूरा करना है। अगर ट्रिपल बॉन्ड रहा यानी कि ये भी असंतृप्त है, तो 1 2 3, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिया है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की मात्रा इसमें कम हो जा रहा है। लेकिन संतृप्त में क्या होता है कि एक कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन होता है। ठीक है, 4 हाइड्रोजन होता है, चारों तरफ लगा होगा, सिंगल बॉन्ड होता है इसमें। तो यहाँ पे जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा होगा, कार्बन की मात्रा कम होगा, उसमें जो है ना, वो अच्छा क्वालिटी का ईंधन माना जाता है, और उसका यानी कि संतृप्त इसीलिए उसको बोला जाता है, उसमें किसी तरह का कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, और इसका जो लॉ होता है ना, नीला लॉ चलता है। लेकिन यहाँ असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हवा में पूरी तरह से जलकर स्वच्छ नीले, संतृप्त हाइड्रोकार्बन हवा में पूरी तरह से जलकर स्वच्छ नीले लौ देता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन नहीं देता है, कालिख देता है। ठीक है, काला कलर का निकलता है, और पीला और लाल इसका लौ देता है। इसका क्यों कारण, इसका कारण है कि कार्बन की मात्रा, इसमें कार्बन की मात्रा डबल बॉन्ड है, इसलिए मात्रा इसका ज़्यादा हो जा रहा है, और इसमें हाइड्रोजन की मात्रा कम हो जा रहा है। ठीक है, इस कारण से ये जो इसका लौ जो होता है येलो या फिर रेड कलर का होता है, और इसमें काला धुआं निकलता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन की तुलना में कार्बन का प्रतिशत अधिक होता है, इससे इसका पूर्ण दहन नहीं हो पाता है, जिस कारण से ये काला धुआं देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि सभी प्रकार के उपकला उत्तक अपने नीचे मौजूद सहायक उत्तक से किस बाह्य कोशिका यानी कि रेशेदार परत या संरचना द्वारा अलग होता है। तो आप लोग को पता होगा ये किसके द्वारा होता है, ये होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आधार झिल्ली जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की हड्डियों के जोड़ों और लचीले अंगों के पाए जाने वाले कार्टिलेज उत्तक की मुख्य परिपक्व कोशिकाओं को और किस नाम से जाना जाता है। तो कार्टिलेज जो उत्तक होता है उसके मुख्य जो परिपक्व मैच्योर कोशिका होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है, तो उसको नाम से जाना जाता है क्या, उपास्थिति कोशिका या फिर कॉन्ड्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। इसका करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन में शायद कॉन्ड्रोसाइट ही दे रखा था, उपास्थिति कोशिका भी देगा तो वो भी सही, इसी का नाम है कॉन्ड्रोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान के सिद्धांत के आधार पर नीचे दिए गए कथनों की सत्यता की जांच कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको 2 कथन दे रखा है। कथन में है एथेनॉल पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करता है, तो पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करता है, बिल्कुल ये करता है क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ से लिया जाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण होता है, बिल्कुल ये सही है। दूसरा में, एक मिनट, इसको एथेनॉल पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करता है, हाँ ये सही है। ठीक है, दूसरा कथन में पूछा गया है कि एथेनॉल के इस बदलाव के दौरान इसमें हाइड्रोजन निकलता है और ऑक्सीजन जुड़ता है। ठीक है, ऑक्सीकरण होता है तो हाइड्रोजन निकलता है और ऑक्सीजन जुड़ता है, ये भी सही है, यानी कि दोनों ही सही है। और जो ए है उसका बी का सही, अच्छा वो तो दिया ही नहीं, ये डायरेक्टली दे दिया, दोनों कथन सही है। ठीक है, कथन ए और कथन बी दोनों सही है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर का। नेक्स्ट है, धातु में होने वाले संक्षारण यानी कि जंग लगने की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ सबसे तेज़ी से बढ़ाता है। तो जहाँ ह्यूमस रहेगा, जहाँ पे एसिडिक नेचर या फिर बेसिक नेचर में रहेगा, तो उसमें क्या होगा, ये इसका जंग का जो लगने का जो प्रबलता है उसको बढ़ा देगा। ठीक है, आर्द्रता, वायु, लवण और अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार के बीच होने वाली उदासीनीकरण अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप किस
प्रकृति का लवण बनता है। अगर वो उदासीनीकरण हो गया तो ये न्यूट्रल बनेगा, साथ हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रल बनेगा, उदासीनीकरण लवण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई प्रकाशीय उपकरण यानी कि दर्पण हो या फिर लेंस हो किसी वस्तु का 3 गुना आवर्धन और सीधा प्रतिबिंब बनाता है तो उस उपकरण का आवर्धन कितना। एकदम इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन नहीं तो आंसर दिया 3 गुना और सीधा। सीधा मतलब पॉजिटिव, 3 गुना मतलब 1 अगर रहा तो जितना बड़ा वस्तु रहा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा, ठीक है। अगर 1 रहा तो, अगर 1 से छोटा रहा तो जितना बड़ा वस्तु रहा उससे छोटा इमेज बनेगा, ठीक है। अगर वस्तु का साइज 1 से बड़ा रहा, +1 +2 +3 रहा तो क्या होगा, ये जो वस्तु के साइज से बड़ा इमेज बनेगा। +1 तो 1 बड़ा, +2 तो 2 गुना बड़ा, +3 तो 3 गुना बड़ा, यहाँ पे 3 गुना बड़ा होगा, +3 हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही। अच्छा, सही यहाँ पे बोला, सही कौन सा। अब देखो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा समझ आएगा। तो यहाँ पे सिंपल से देखो, जो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम है, तर्जनी जो चुंबक के फील्ड क्षेत्र को दिखाता, अंगूठा चालक की गति को दिखाता तथा मध्यमा जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की धारा को दिखाता है, यानी कि करंट के जो डायरेक्शन है उसको दिखाता है, विद्युत धारा की दिशा को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिश्रण या विलयन के घटकों को एक साधारण फिल्टर पेपर का उपयोग करके छानने की विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। आप लोग खुद सोचिए किसका हो सकता है, जो ट्रू विलयन हो, यानी कि जैसे नमक और पानी का घोल, अगर हम घोल देंगे तो नमक और पानी, नमक ना दिखेगा, पानी में घुल जाएगा, लेकिन उसका कण रहता है बहुत छोटा छोटा रहता है, हम लोग नंगे आंखों से नहीं दिखाई देता है। अगर उस तरह के विलयन को, जिसको ट्रू सॉल्यूशन होता है, उसको अगर हम लोग छानेंगे तो क्या छानेगा, अलग हो जाएगा, नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शुद्ध विलयन और कोलाइड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग वृक्क का कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन सा होता है। तो इसका होता है नेफ्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकीय श्वसन, ठीक है, कोशिकीय श्वसन के दौरान ऑक्सीजन की प्रचुर उपस्थिति में होने वाले वायवीय श्वसन, यानी कि कोशिकीय श्वसन, जो कोशिका में श्वसन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जिसको एरोबिक रिस्पायरेशन कहा जाता है, ठीक है। मुख्य चरण कोशिका के किस अंग में होता है, यानी कि जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है वो किस में होता है। तो आप लोग को पता होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया में। और एन एरोबिक रिस्पायरेशन किस में होता है, तो मसल्स में होता है, ठीक है। ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। यदि 2 अलग अलग गतिमान वस्तुओं का वेग पूरी तरह समान है, अलग अलग गतिमान वस्तु और पूरी तरह समान है, निम्नलिखित में से किस वस्तु की गतिज ऊर्जा या मान अधिक होगा। तो अधिक द्रव्यमान वाले, और ये जड़त्व क्या कारण होता है, जिसका द्रव्यमान अधिक होता है उसको, जब ये विराम की अवस्था में रहता है तो हम लोग को उतना ही ज़्यादा बल लगाना पड़ता है जितना ज़्यादा जड़त्व होता है इसको चलाने के लिए। अब जब ये चलने लगता है ना तो उतना ही ज़्यादा बल लगाना पड़ता है उसको रोकने के लिए जितना इसका जड़त्व, रेसिस्टेंस, यानी कि जड़त्व का मतलब क्या, उस बल्ब के अगेंस्ट में जो रेसिस्टेंस दिया जाता है। अधिक मान किसका होगा, तो जिसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री कौन है। सबको पता है, शुभेंदु अधिकारी, अभी पश्चिम बंगाल के बीजेपी के ये हैं, ठीक है, सीएम बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल और पर्यावरण उद्योग के संदर्भ में संक्षिप्त शब्द CCUS के में एक्स अक्षर का, एस का पूछा गया, एस अक्षर का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका है स्टोरेज, ठीक है। अब इसका जो है पूरा रूप क्या है, CCUS का नाम है कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। तो एस का पूछा गया था, एस का स्टोरेज हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2026 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा पहली बार आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत किस जिले में विशेष रक्षा प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। तो किस जिले में किया गया था, तो ये किया गया था बिहार के मोतिहारी और पूर्वी चंपारण में, मोतिहारी के पूर्वी चंपारण में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2026 में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करने वाले भारत का पहला राज्य कौन बन गया है, कौन सा बन गया है, कर्नाटक इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अगले 1 दशक में देश के खेल इकोसिस्टम को बदलने एवं वैश्विक खेल महाशक्ति बनने के लिए किस नए मिशन की घोषणा की गई है। तो निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया था, और किस मिशन को किया गया था, जो खेल से रिलेटेड है, खेलो इंडिया मिशन को किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष टीम ने फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड को हराकर कुल कितनी बार ICC अंडर 19 विश्व कप खिताब जीता। तो ये कुल 19 कितने बार जीता है, तो ये 6 बार जीता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में निम्नलिखित में से किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसको किया गया था, मरणोपरांत
निम्नलिखित में से मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अब देखो ये जो क्वेश्चन है बार बार पूछा जा रहा है और एग्जैक्टली नहीं पता कि किस क्षेत्र में, तो देखो यहाँ पे आप लोग ये याद कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कला के क्षेत्र में बोला गया था तो आपको दो मरणोपरांत दो को याद रख लेना। एक तो शनि धर्मेंद्र जी को, ठीक है, सनी देओल के जो पिता थे धर्मेंद्र जी, और एक दूसरा है श्री VN अच्युतानंद, ठीक है। ये सार्वजनिक मामले में मरणोपरांत दिया गया था। इसके अलावा आप लोग 2026 में पद्म विभूषण से कुल 5 को दिया गया है। तो धर्मेंद्र जी को कला के क्षेत्र में दिया गया था, BN अच्युतानंदन को दिया गया था सार्वजनिक मामले में, ये केरल से, ये महाराष्ट्र से, सबका याद भी करते जाना किस राज्य से बिलोंग करते। श्री KT थॉमस ये सार्वजनिक मामले में केरल से, सुश्री N राजन ये कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से, और श्री P नारायणन ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में केरल से। तो ये सबको याद रख लेना, बाकी आप लोग जहाँ से पूछो आप लोग आराम से कर सकते हैं। छठे खेलो इंडिया विंटर गेम 2026 का आयोजन संयुक्त रूप से किन 2 स्थानों पर किया गया था? तो आप लोग पता लेह और लद्दाख, लेह लद्दाख में किया गया था, और गुलमर्ग कहाँ, जम्मू कश्मीर में किया गया था। इसका आंसर आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के जल बंटवारे से संबंधित ऐतिहासिक समझौते कौन सा है जिसे भारत ने हाल ही में पाकिस्तान द्वारा समर्थित सीमा पार आतंकवाद के विरोध में स्थगित कर दिया था? तो आप लोग ये सिंधु समझौता आप लोग को याद होगा, जो कि भारत स्थगित कर दिया गया था भारत के द्वारा। ये कौन सा था? ये सिंधु जल संधि, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करना कि सिंधु जल संधि समझौता जो हुआ था कब हुआ था। नेक्स्ट देखो, मार्च 2026 में वास्तुकला के क्षेत्र में दिए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान प्रित्जकल आर्किटेक्चर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा सिमिलजान रेडिक क्लार्क को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मेडिकल पाठ्यक्रमों जैसे MBBS BDS में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा NEET आयोजित करने के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? कौन सी एजेंसी जिम्मेदार हो? तो इसका आंसर हो जाएगा NAT, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसका राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि D नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2026 को भारत के किस पड़ोसी देश के साथ वन वन्यजीव पर्यावरण जैव विविधता संरक्षण और वायु परिवर्तन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है? और ये नेपाल के साथ किया गया था, ठीक है। तो नेपाल देखो कहाँ पे, ये नेपाल के साथ किया गया है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में अक्टूबर 2025 में हस्ताक्षरित वह कौन सा ऐतिहासिक शांति समझौता था जो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा पर दोबारा भारी गोलाबारी और हिंसक सैन्य संघर्ष शुरू होने के कारण पूरी तरह टूट गया? ये कौन सा समझौता था जो टूट गया था? तो ये कुआलालंपुर शांति समझौता था जो टूट गया था। तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था गाइस। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।